हेलो दोस्तों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जो संधि पढ़ रहे थे उसमें हमने जो स्वर संधि है और व्यंजन संधि इसके बारे में पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि में क्या होगा कि विसर्ग संधि में न एक और विसर्ग आएगा। जैसे हम स्वर संधि पढ़ा, स्वर संधि में क्या था, स्वर संधि में जैसे ये प्लस के निशान था, इधर भी स्वर आ रहा था और इधर भी स्वर आ रहा था। और व्यंजन संधि में क्या हो रहा था, व्यंजन संधि के अंदर प्लस के निशान के एक साइड में जैसे व्यंजन आ रहा था और एक साइड में स्वर आ रहा था, या फिर हो रहा था कि एक साइड में इधर व्यंजन है तो इधर दूसरी साइड भी व्यंजन है। इस प्रकार हो रहा था। यानी ये स्वर इधर भी हो सकता है, जैसे इधर स्वर आ गया इधर व्यंजन आ गया। तो स्वर संधि में दोनों ओर स्वर आ रहे थे और व्यंजन संधि में एक और व्यंजन आ रहा था या दोनों ओर ही व्यंजन आ रहे थे। ये तो हो गया हमारे स्वर संधि और व्यंजन संधि में। अब जो हम बात करेंगे आज वो है विसर्ग संधि। कौन सी है? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि है, उस विसर्ग संधि में क्या होगा कि जो ये हमारा जो प्लस का निशान है उसके एक और जैसे यहाँ पर विसर्ग आएगा, विसर्ग आएगा। इधर जैसे स्वर भी आ सकता है और इधर व्यंजन भी आ सकता है। ये नियम है हमारे विसर्ग संधि का। तो आज हम इसमें विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। चलते हैं हमारी क्लास की ओर। तो आज की जो क्लास है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, इसको ओरस की संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरस की संधि। ये मैंने बनाया मेरे हिसाब से। ओरस की संधि, ओरस की संधि का मतलब क्या है, यानी जैसे ओ की संधि, र की संधि और स की संधि, यानी ये तीन नेम इसके अंदर चलेंगे। तीन नियम, ये प्रकार नहीं है, यानी प्रकार सिर्फ सर्वसंधि में है। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में कुछ नियम है। अब बात करते हैं हम ओ की संधि की। ओ की संधि यानी ओ की संधि किस प्रकार होगी। तो ओ की संधि है वो देखिए, यानी ओ की संधि के अंदर यहां पर जैसे ए और आ आया, ए और आ आया, दोनों के विसर्ग लगा हुआ है। ए के भी विसर्ग है और आ के भी विसर्ग है। फिर आया हमारे प्लस का निशान जिसको हम धन बोलते। आगे आया कोई घोष ध्वनि, यानी ए और आ के बाद में कोई घोष ध्वनि आ जाए। घोष ध्वनि कौन कौन सी है यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर लिखा है। वैसे आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो आप घोष ध्वनि वाला जाकर वीडियो देखिए, यानी जो वर्णमाला है उस वर्णमाला के अंदर मैंने अच्छे से बताया है। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर पहले वो वीडियो देखिए, उससे आपको अच्छे से घोष और अघोष के बारे में आप समझ जाओगे। तो घोष ध्वनि अपने 3, 4 और 5 यानी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा समस्त स्वर और ये रलव है, यानी ये आ जाए विसर्ग लगा हुआ और उसके बाद में ये आ जाए तो उसका हमारे को क्या बनाना है, उसका हमारे को ओ बनाना है। अब ये हम थोड़े उदाहरण के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे, ये किस प्रकार बनेगा। तो हमारे यहाँ पर जैसे उदाहरण दे रखे हैं, उदाहरण में क्या दे रखा है, उदाहरण देखिए, यानी ये तपोवन शब्द है, ये तपोवन शब्द है। ये तपोवन बना कैसे, यानी हमारा नेम क्या कह रहा है, यानी ए और आ के बाद में, यानी ए और आ के बाद में क्या आए, विसर्ग आए। ए और आ के बाद में विसर्ग आए और प्लस के निशान के बाद में क्या आना चाहिए, प्लस के निशान के बाद में कोई भी घोष ध्वनि आनी चाहिए। ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या है, तप। तप में जैसे हम तप है तो तप के हलंत लगाएंगे पै के, तो ए बाहर आ रहा है, ए बाहर आ रहा है और एक के लग गया विसर्ग, एक के लग गया विसर्ग। और इधर क्या आया, वन, वन में से इधर हमारे को वह लेना है, तो वह ये रहा हमारे भाई घोष ध्वनि है वह। तो इस प्रकार की कंडीशन बने, इस प्रकार की कंडीशन बने तो हमारे को क्या कर देना, उसका क्या बनाना है, उसका हमारे को ओ बनाना है। तो ये हमारा ओ बन गया। क्या बन गया? ओ बन गया। अब देखिए, अब ओ बन गया तो ये जो तप है ना, तप, इसमें ओ की मात्रा लग जाएगी तो ये हो गया तपो। और ये वन शब्द हमारे आगे पड़ा है, यानी ये ओ बना किसका है, ये विसर्ग का बना है। किसका बना है? विसर्ग का बना है। यानी हमारे को ध्यान रखना, ये पत
ये तप लिखते हैं ना, तो प तो यहाँ पर मौजूद है, ये विसर्ग का ओ बन गया और बन गया शब्द तपोवन। इसी प्रकार देखिए आगे जो उदाहरण देख सके, इसमें भी इसी प्रकार बना है। जैसे सर धन वर, सरधन वर का मतलब सरोवर, इसमें भी ऐसे ही हुआ है। यानी रे के बाद में विसर्ग है, तो रे में से ए बाहर निकला, तो ए के बाद में विसर्ग हुआ। ये रे के बाद में विसर्ग नहीं है भाई। ये मान ले जैसे रे के विसर्ग लगा है, ये रे के नहीं, रे तो इधर रह गया। इसमें से ध्वनि बाहर किसकी निकल रही है? ए की निकल रही है। तो विसर्ग ए के लगा हुआ है। विसर्ग किसके लगा हुआ है? ए के। और इस विसर्ग का हमारे को क्या बनाना है? ओ बनाना है। ठीक है भाई, ओ बनाना, तो ये ए की जगह ओ हो जाएगा। ए की जगह ओ हो जाएगा, तो ये इसमें जाएगा रैम में, तो क्या बन जाएगा? सरोवर। फिर देखिए पुरोधन धा, पुरोधा, तिरोधन हित, तिरोहित, सहधन अहम, सोहम, मनोधन अभिलाषा, मनोभिलाषा। इस प्रकार के शब्द बनते हैं स्वर संधि में, सॉरी व्यंजन विसर्ग संधि में। तो इस विसर्ग संधि में हमारे को क्या याद रखना है? जो पहला नियम है, यानी ओ हमारे को किस कंडीशन में बना है, हमारे को सिर्फ इतना ही याद रखना है। हमारे को क्या याद रखना है? ओ याद रखना है कि हमारे को ओ बनाना कब है, ओ बनाना कब है। तो हमारे को ओ इस कंडीशन में बनाना है कि हमारे को देखना है कि भाई इधर क्या आ रहा है, क्योंकि हमारे को इस प्रकार के टुकड़े है ना, इस प्रकार के टुकड़े मिलेंगे परीक्षा के अंदर, हम किस प्रकार इसको पकड़ पाएंगे। तो हमारे को जैसे ये जो तप धन वन है ना, या तो ये अबसद में मिल जाएगा, और ये तपोधन शब्द है वो मिल जाएगा ऊपर प्रश्न के अंदर, या फिर जैसे ये प्रश्न में मिल जाएगा, तो ये हमारे को आंसर में अबसद में मिल जाएगा। तो हमारे को देखना है कि ये किस कंडीशन में बना है। तो हमारे को ध्यान में रखना है कि इधर ए और आ है या नहीं है। ए और आ के बाद में विसर्ग है, और इधर घोष ध्वनि है, ये हमारे को याद करनी पड़ेगी, ये हमारे को याद करनी पड़ेगी। तो ये घोष ध्वनि है, तो हमारे को इसका क्या बनाना है? इसका ओ बनाना है। ये नियम हमारे को दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, आगे अपवाद देखिए। अपवाद में क्या दे रखा है? अपवाद में दे रखा है ए आ के विसर्ग लगा हुआ है, और आगे आया ई और ए, वहां पर क्या आ रहा था? घोष ध्वनि आ रही थी। ये कह रहा है ए आ के बाद में अगर ई ए आ जाए हो, तो केवल विसर्ग का लोप होगा, विसर्ग का लोप होगा। कैसे? जैसे उदाहरण आया यश धन इच्छा, यश धन इच्छा, तो क्या होगा? यश इच्छा। अतः धन एवं, अतः धन एवं, तो क्या होगा? अतएव। इस प्रकार, यानी ये भी ध्यान रखना है, यानी विसर्ग ए आ के बाद में विसर्ग लगे और उसके बाद में कोई घोष ध्वनि आए, तो ही हमारे को ओ बनाना है, तो ही हमारे को ओ बनाना है। बाकी ए आ के बाद में आगे ई और ए आ जाए, जैसे यहाँ ई आया है या ए आया है, तो वहां हमारे को सिर्फ विसर्ग हटाना है, उसका ओ नहीं बनाना है। वहां पर हमारे को सिर्फ विसर्ग हटाना है। यह है थोड़ा ए आ के अंदर अपवाद वाला। तो ऐसा उदाहरण भी हमारे को दिमाग में रखना है। ज्यादातर दिमाग में रखना कि ज्यादातर अपवाद नहीं पूछे जाते, पर कभी कभार पूछ ले तो आपको इस प्रकार करना है। अब ये तो हो गई ओ की संधि। अब आगे हमारे रे की संधि। आगे कौन सी है? रे की संधि। कि रे किस प्रकार बनता है, तो आगे देखो। यानी रे बनता है इस कंडीशन में, यानी ओ कब बनाना था? यानी ए आ के बाद में विसर्ग आए, तब तो हमारे को ओ बनाना था, आगे घोष ध्वनि आए। और अगर ए आ के बाद में आगे स्वर कौन सा है? ई उ, ये भी स्वर है भाई। ए आ के बाद में ये आते हैं, तो ई उ के बाद में विसर्ग लगा हुआ और इधर प्लस का निशान, और बाद में अगर कोई घोष ध्वनि आ जाए। घोष ध्वनियां कौन सी थी? जो मैंने आपको ऊपर अभी बताइए, जो ये रे लवे समस्त स्वर है, और वर्ग की तीसरी चौथी पांचवी, इस प्रकार की जो ध्वनियां है, ये सारी क्या है? घोष ध्वनियां है। तो उस कंडीशन में हमारे को किसको बनाना है? हमारे को रे बनाना है। ये हमारा हो गया दूसरा नियम। आगे यहां पर कुछ उदाहरण दे रखे, उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आया आवी और भाव। अब ये देखिए आ, और यहां पर हम वह लिखते हैं, और इनमें से मात्रा किसकी बाहर निकालें? छोटी ई की। और आगे आ गया भाव, ये भ आ गया। ठीक है, अब देखिए प, फ, ब, भ और मैं, यही थे हमारी वर्गीय ध्वनि। तो वर्गीय ध्वनियों में तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या है? घोष है। तो ये भ कहां आ रहा है?
वह आ रहा है हमारे 4 नंबर पे। तो ये घोष हो गया। और हमारा सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र यही कह रहा है कि अगर ई, छोटा ई, बड़ा ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनके विसर्ग लगा हुआ हो, इनके विसर्ग लगा हुआ हो और आगे घोष ध्वनि आ जाए, तो हमारे देखो ये आप यहाँ पर ई आ गया, यहाँ पर ई आ गया और उसके बाद में भ आया है। तो भ का मतलब क्या हो गया? क्योंकि ये 4 नंबर पे वर्गीय ध्वनियों में, तो ये हो गया घोष ध्वनि। तो ये हमारी जो सूत्र की कंडीशन है वो यहाँ कंप्लीट हो रही है। सूत्र की कंडीशन है वो यहाँ कंप्लीट हो रही है। तो उस समय हमारे को क्या करना है? रे का निर्माण करना है। और रे कौन सा? रे हलंत वाला है, पूरा रे नहीं है, ये भी दिमाग में रखना है। रे सिर्फ हलंत वाला है, हलंत वाला है। तो यहाँ पर क्या, ये आवी शब्द और भाव शब्द तो है ये, और ये विसर्ग का क्या बना देना? रे बना देता। और रे जब आधा रहता है, रे जब आधा रहता है तो वो क्या करता है? ऊपर चला जाता है, जिसको हम रेफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफ बोलते हैं। अब देखो, वही धन गमन, वहिर्गमन, आयुधन वेद, आयुर्वेद, यजुर्धन वेद, यजुर्वेद, प्रादुधन भूत, प्रादुर्भूत, ज्योतिर्धन गमन, ज्योतिर्गमन, आशीर्धन वाद, आशीर्वाद। ये आशीर्वाद शब्द इस प्रकार निर्माण होता है। आशीर्वाद शब्द का, आशीर्वाद शब्द का निर्माण इस प्रकार होता है। यानी आशीर्वाद है ना, वो इसी प्रकार लिखा जाता है। ये जो शुद्ध शब्द है वो आशीर्वाद इस प्रकार का है, क्योंकि इसमें ये संधि, जो कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। तो इस प्रकार इनका निर्माण करना है हमारे को। तो इन शब्दों को हम अच्छे से पकड़ पा रहे हैं। कैसे? क्योंकि सभी के अंदर ये रैप वाला र है, तो ये र देख के भी हम पकड़ लेंगे इसको। क्योंकि सभी शब्दों में, जैसे यहाँ पर देख लो, ये रहा, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर भी है, यहाँ है, यानी सभी शब्दों में ये है। तो इस प्रकार इस रे का निर्माण करना है। पर यह भी ध्यान रखना, सभी के जैसे रेप लगे हुए सारे रेप वाले शब्द है वो विसर्ग संधि उदाहरण नहीं है। वो आपको विशेष प्रकार से ध्यान रखना है। सिर्फ ये जो नियम काम करता है, कौन सा? ये जो ई और ऊ के विसर्ग आए और बाद में जो घोष ध्वनि आए, वही शब्द है जो इस विसर्ग संधि के दूसरे नियम में काउंट करेंगे और हमारे को रे का निर्माण करना है। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आगे देखिए, आगे हमारा आ गया स की संधि। किसकी संधि? स की संधि। यानी इसमें ओरस यानी दो पढ़ लिया हमने, ओ का पढ़ लिया और रे का पढ़ लिया। अब स का निर्माण किस प्रकार होता है, यानी स कैसे कैसे बनता है। अब ये स कह रहा है, पहला नियम क्या कह रहा है? यानी विसर्ग इधर आ जाए, विसर्ग इधर क्या आ जाए? विसर्ग। और इधर तालव्य ध्वनियां हो। तालव्य ध्वनियां कौन सी? जैसे च और स, ये तालव्य स है। तो वहां पर हमारे को तालव्य स का निर्माण करना है। किस प्रकार करना है? जैसे आ आया, आ के बाद में विसर्ग है, आ के बाद में क्या है? विसर्ग है, और आगे आ गया चर्रे। ठीक है, तो ये बनाना आश्चर्य। आश्चर्य कैसे बना? ये चर्य शब्द तो है यहाँ और आ है, ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग का है ना, ये क्या कह रहा है कि भाई विसर्ग है, विसर्ग के बाद में तालव्य ध्वनि आए, तो ये च तालव्य है, यहाँ पर कह रहा नहीं च और स। तो तालव्य ध्वनि उस समय हमारे को किसका निर्माण करना है? स का, तालव्य स का निर्माण करना है, जो हलंत वाला है। तो ये आश्चर्य शब्द का निर्माण इस प्रकार हुआ है। जैसे अतधन चेतना, अतधन चेतना तो अंतस चेतना, ये अंतस चेतना इस प्रकार बना है। आगे 2 नंबर देखिए, 2 नंबर कह रहा विसर्ग के बाद में अगर मूर्धन्य ध्वनि आ जाए, वहां पर तालव्य ध्वनि आ रही थी, अगर मूर्धन्य ध्वनियां कौन कौन सी? जैसे ट और ये षटकोण वाला से, जिसको हम मूर्धन्य से बोलते हैं, तो वहां पर हमें मूर्धन्य से का निर्माण करना है। जैसे धनु धन टंकार, धनु धन टंकार, तो यहाँ पर हो गया धनुष टंकार, धनुष टंकार। अब देखिए तीसरा नियम, तीसरा नियम कह रहा है अगर विसर्ग के बाद में दंत्य ध्वनि आ जाए, जैसे त या स, तो वहां पर हमारे दंत्य स का निर्माण करना है। जैसे नमः दंते, तो हो गया नमस्ते, यानी विसर्ग का हमने क्या, जैसे ये न म है ना, वहां पर लगाया विसर्ग और यहाँ पर आया ते, तो ये जो न तो हो गया ऐसे। अब ये जो विसर्ग है उसका क्या बनाना है? स बनाना है। किस कंडीशन से? क्योंकि आगे तालव्य ध्वनि आई है, तय ना, वो तालव्य ध्वनि है, इसलिए तालव्य स का निर्माण करना। तो नमस्ते, यानी हम नमस्ते इस प्रकार न म ये स ते इस प्रकार नहीं लिख सकते, ये गलत है। क्योंकि हमारे को यहाँ पर जैसे दंत्य आया तो यहाँ पर भी क्या है? दंत्य ही रखना है। अगर वहां पर तालव्य आया तो इधर भी तालव्य ही रखना है। अब इसको आप शब्द को पकड़ पा रहे हो किस प्रकार, यानी शब्दों को इस प्रकार पकड़ पा रहे हो। देखिए थोड़ा नीचे आते वापिस, देखो यहाँ पर डबल है ना, जैसे स और च दोनों क्या है?
दोनों तालव्य ध्वनियां है। यहाँ पर देखो स और च दोनों तालव्य ध्वनि, जहां पर टुकड़े हो रहे वहां पर क्या है, जहां हमने टुकड़े किए वहां पर दोनों तालव्य ध्वनियां, तो ऐसी कंडीशन हो तो इस प्रकार से भी आप शब्द को देख के पकड़ सकते हो। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दोनों मूर्धन्य ध्वनियां है, दोनों मूर्धन्य ध्वनियां देखो यहाँ, तो इस प्रकार आप शब्द को पकड़ पाओगे। यहाँ पर देखो दोनों दंत्य ध्वनियां स और त। अब देखो अथ दन सलीला, तो अंतस सलीला। अब जो चौथा नियम है वो चौथा नियम क्या कह रहा है, चौथा नियम कह रहा है यानी ए आ के बाद में विसर्ग लगेगा, ए आ के बाद में विसर्ग लगेगा। पर कंडीशन क्या थी, जैसे वो पहला नियम हमने पढ़ा उसमें क्या था, ए आ के बाद में कोई घोष ध्वनि आएगी, ए आ के बाद में घोष ध्वनि, तो वर्ग की कौन सी थी, तीसरी चौथी और पांचवी, तीसरी चौथी और पांचवी। अगर ऐसी कंडीशन हो तब हमारे को क्या बनाना था, उस समय ओ बनाना था, उस समय क्या बनाना था, ओ बनाना था। पर यहाँ क्या कह रहा है, चौथे नियम में कह रहा है कि अगर ए आ के बाद में विसर्ग लगा हुआ और आगे क और प आ जाए, आगे क और प आ जाए, तो उस समय में विसर्ग को क्या बनाना है, विसर्ग का स बनाना है। कौन सा स बनाना है, कौन सा स बनाना है, तो हमारे को बनाना है ये दंत्य स। कौन सा स बनाना है, दंत्य स। किस प्रकार, देखिए यहाँ पर ये उदाहरण, नमस्कार शब्द किस प्रकार बना है, जैसे नमः, नमः शब्द हमने यहां लिखा नमः, इसके हमने लगाया हलंत, तो क्या बाहर आ गया, हमारा ए बाहर आ गया, और ए के लग गया ये विसर्ग, ए के लग गया विसर्ग। इधर शब्द आया कार, ठीक है, तो यहाँ पर क लिख दिया, इसके हलंत लगाया, और आ है वो बाहर निकाल लिया, और आर के आगे ये रे लग गया, ठीक है, इस प्रकार शब्द बन गया। और हमारी संधि यहां हो रही है, संधि कहां हो रही है, यहां हो रही है, यानी ए के विसर्ग लगा हुआ है, ये नेम यही कह रहा है कि ए आ के बाद विसर्ग, तो ए के ये एरिया और ये रहा ए, यहाँ ए के विसर्ग लगा हुआ है, और आगे या क या प आ जाए तो हमारे यहाँ पर क आ रहा है, क आ रहा है, ठीक है। अब देखो इस प्रकार की कंडीशन हो तो हमारे को विसर्ग का क्या बनाना है, विसर्ग का स बनाना है। तो जैसे ये नम लिख दिया यहाँ पर, और ये जो विसर्ग की जगह स आ गया और ये कार हो गया, नमस्कार शब्द का निर्माण इस प्रकार हुआ है। ये नियम नंबर हमारा था 4। आगे देखिए, आगे हमारा जो नियम है वो है 5 नंबर। इसके अंदर ई और उ है, ई और उ के बाद में विसर्ग आ जाए और आगे ध्वनि कौन सी आएगी, वहां पर जैसे ए और आ के बाद में क और प आ रहा था, यहाँ पर ये कह रहा है ई और उ के बाद में क प और मैं ये आ जाए, क प और मैं, तो उसका हमारे को क्या बनाना है, मूर्धन्य स बनाना है। जिस प्रकार आविष्कार शब्द है, कैसे बना है, आविधन कार, तो आविष्कार हो गया, बहिधन कृत, तो बहिष्कृत हो गया, वपुधन मान, तो वपुष्मान हो गया, यानी बहुत सुंदर को बोलते, वपु यानी सुंदर होता है, वपु यानी क्या होता है, सुंदर होता है, तो वपु यानी सुंदर हो गया, और वपुष्मान का मतलब हो गया बहुत सुंदर, यानी हमने जो विशेषण पढ़े थे ना, तो ये बहुत सुंदर क्या हो गया, ये परिविशेषण हो गया, बहुत क्या है, परिविशेषण है, और सुंदर क्या है, विशेषण है। तो हमने वो विशेषण वाली क्लास देखी है आपने, तो अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। अब आगे थोड़ा, ये हमारे जो संधि के इतने ही नियम थे, आगे मैंने कुछ नोट के अंदर कुछ शब्द लिए जिसके अंदर संधि नहीं होती है, जिसके अंदर संधि नहीं होती है। जैसे नोट में क्या लिखा है, निम्न शब्दों में कोई संधि नहीं होती। कौन कौन से, जैसे मन कामना, अधपतन, पयेपान और प्रातःकाल, ये इसी प्रकार लिखे हुए होते जो विसर्ग संधि की तरह हमारे को दिखाई देते हैं, पर इसमें किसी प्रकार की संधि नहीं होती है। तो ऐसे शब्दों को आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये थी हमारी संधि की क्लासें, 3 क्लासें हमने, एक क्लास के अंदर स्वर संधि, दूसरे में व्यंजन संधि, और तीसरे के अंदर विसर्ग संधि कंप्लीट कर लिए। आगे की जो क्लास होगी उसके अंदर जो संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर है जो परीक्षा में पूछे गए, यानी हमने जो पढ़ा है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर, यानी हमने जो पढ़ा है ये पढ़ने के बाद में हम जो पेपर में आने वाले जो क्वेश्चन आंसर उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो हम वो देखेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।